हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्रम को नए तरीके से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आपके सामने मैं जिन इतिहासकारों ने इतिहास लिखे हैं समय समय पर, जैसे पहला इतिहास लिखा है और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल तक जो इतिहास लिखे गए हैं उनके बारे में चित्र सहित बताना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, पहला इतिहास जो हमारे सामने आता है वो गारसद तासी का आता है। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। ये देखिए, गारसद तासी इनका नाम है। ये एक फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है। और इनके द्वारा लिखित इतिहास का नाम है इस्तवार इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी। इनके इतिहास का नाम है और इसकी विशेषताएं ये निम्नलिखित हैं। अब देखिए, इस इतिहास का जो कवर पेज है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो ये साथ में मैंने जोड़ा हुआ है इसके साथ, पेज के साथ। और जो गारसा द तासी जी हैं वो किस तरह के दिखाई देते हैं, या उनकी पिक्चर देखिए साथ में है, ये देख लीजिए। इससे क्या होगा, पिक्चर जब हम देखते हैं और साथ में हम कवर पेज भी देख रहे हैं तो उससे जो है इतिहास का नाम और ईयर याद करने में आसानी होगी, हमें आसानी से याद आ जाएगा। परीक्षा में हम अक्सर जो है नाम भूल जाते हैं या फिर ईयर भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतिहास लिखे गए हैं और उनके जो है हम ईयर याद नहीं रख पाते हैं। इस कवर पेज पे जो लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है पब्लिकेशन का, तो उससे हमें जो है याद करने में आसानी होगी। तो देखते हैं दोस्तों कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं देखिए। प्रथम विशेषता जो इसकी है कि ये प्रथम प्रयास के रूप में जाना जाता है। इस्तवार द ला लिटरेतर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास प्रथम प्रयास के रूप में जाना जाता है। गारसद तासी जी ने प्रथम प्रयास इतिहास लिखने का किया था, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का किया था। दूसरा भाग ये जो है दो भागों में लिखा गया है, या इसके दो भाग प्रकाशित हुए हैं। एक 1839 में और दूसरा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि गारसद तासी फ्रेंच विद्वान थे, तो इन्होंने जो अपना इतिहास की जो रचना की है वो फ्रेंच भाषा में ही की है। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इनकी तीसरी विशेषता क्या है इनके इतिहास की? कवियों के रचना काल का निर्देश। इन्होंने अपने इतिहास में कवियों के रचना काल का निर्देश दिया है, अर्थात उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो किस समय में लिखी है उसका भी निर्देश इन्होंने दिया है। अगला पॉइंट है, कवियों को काल क्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत करना एक त्रुटि माना जाता है। वास्तव में ये विशेषताएं लिख दिया है मैंने ऊपर, लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि ये विशेषताओं के साथ साथ इसमें कुछ त्रुटि भी मानी गई बाद में, लिखने के बाद में जो सामने आई इतिहास के बारे में जानकारी या इतिहास के बारे में जो भी तथ्य सामने आए उसमें जो है कुछ त्रुटियां भी फिर सामने आई। और उनमें से एक त्रुटि ये थी कि था तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी के कवियों का, लेकिन इसमें जो है कवियों का जो काल क्रम था, कवियों को किस तरह से रखा गया था, अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार, अर्थात अल्फाबेटिकली कवियों को रखा गया था, ठीक है। जबकि कैसे रखा जाना चाहिए कवियों को? काल क्रम के अनुसार, यानी कि उनका जो जन्म हुआ है जिस ईयर में उसके अनुसार उनको रखा जाना चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं शुक्ल जी के इतिहास में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं के कवियों को मिलाना। देखो, माना कि जो है इन्होंने प्रथम प्रयास किया था गारसद तासी जी ने, और इनका जो इतिहास है ये है, और लेकिन जो है इन्होंने अपने इतिहास में अलग अलग भाषाओं के, जैसे हिंदी से अलग उर्दू के, संस्कृत के, फारसी के अनेक कवियों को इस भाषा में मिलाकर, अर्थात हिंदी साहित्य में मिलाकर
उनका वर्णन प्रस्तुत किया। तो ये भी एक त्रुटि इनके इतिहास में मानी जाती है कि हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं के कवियों को मिलाना। लेकिन क्योंकि ये इन्होंने पहला प्रयास किया था तो इस रूप में इसका महत्व सबसे अधिक जाना जाता है कि इन्होंने प्रथम प्रयास हिंदी साहित्य को इतिहास को लिखने का किया। नेक्स्ट है हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। देखिए जो इन्होंने इतिहास लिखा, फ्रेंच विद्वान थे, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा और इसका जो था अनुवाद वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। कई बार प्रश्न आ जाता है कि इस्तवार द लाल त्रेतर एंदुई हिंदुस्तानी का जो गारसद तासीकृत है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो ये गारसद तासी के बारे में जानकारी थी। आपने देखा इसका कवर पेज और साथ में ही गारसद तासी का फोटो देखा जिससे कि याद करने में आसानी होगी। आगे चलते हैं हम कि दूसरा प्रयास किसका था इतिहास लेखन में? शिव सिंह सेगर। तो इन्होंने शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा जो 1883 में लिखा। इसकी विशेषता ये थी कि इन्होंने 1000 कवियों का जीवन चरित्र इस शिव सिंह सरोज में दिया था। तो शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी में की। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इन्होंने 1 सहस्त्र कवियों को अर्थात 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र अपने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में किया। आगे चलकर जो है ग्रेसन जी ने लिखा और ग्रेसन जी ने शिव सिंह सेगर से और गारसद तासी के इतिहास से सहायता ली। आगे देखते हैं शिव सिंह सरोज के बारे में। ये देखिए मैंने जो मुख पृष्ठ इसका किया है कि शिव सिंह, इनकी पिक्चर मुझे नहीं मिल पाई थी तो ये शिव सिंह सेगर का जो है मुख पृष्ठ मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। देखिए अगला जो प्रयास था हिंदी साहित्य लेखन में वो था जॉर्ज ग्रियर्सन का। इन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये देखिए ये इनकी पिक्चर है और साथ में ही मुख पृष्ठ दिया हुआ है वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। और ये देखिए साथ में ही कि ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये देख सकते हैं आप मुख पृष्ठ पर, इसका ईयर भी देख सकते हैं जिससे कि याद करने में आसानी होगी। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं जल्दी से। इसकी विशेषताएं हैं कि सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। तीसरा है कि ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये एक इसका त्रुटि मानी जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन जो है इन्होंने काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। और भी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिससे कि इसका महत्व कम नहीं होता है। आगे चलकर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा उसका जो है आधार रूप में जो जानकारी है वो ग्रेसन के इतिहास से ही ली। तो त्रुटि होते हुए भी ये जो है इन्होंने सराहनीय कार्य किया था हिंदी इतिहास के क्षेत्र में। आगे देखिए आधार स्रोत के रूप में 17 रचनाओं का इन्होंने उल्लेख किया है। ये भी मैंने मुख पृष्ठ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं जोड़ दूंगी इस इतिहास का जो मुख पृष्ठ है, और इसमें जो है 17 रचनाएं भी दी गई हैं। वो मैं आपको किसी अन्य वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन कौन सी 17 रचनाओं का उल्लेख इन्होंने किया है। नेक्स्ट है काल खंडों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आगे सभी इतिहासकारों ने इनसे ली है वो है कि 16वीं 17वीं सदी के युग को अर्थात भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग माना। और आगे आने वाले सभी हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने, चाहे वो शुक्ल जी हुए, नगेंद्र जी हुए या कोई अन्य हुए, उन्होंने सभी ने भक्ति काल को
स्वर्ण युग माना है। तो ऐसी बहुत सारी बेसिक बातें हैं, बहुत सारी आधारभूत ऐसे ठोस प्रमाण हैं इनके ग्रंथ में, जो आगे आने वाले साहित्य इतिहासकारों के लिए जो है दिशा निर्देश दिए। आगे चलते हैं हम। अगला जो प्रयास था वो था मिश्र बंधु जी का। मिश्र बंधु 3 भाई थे ये, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने तीनों ने मिलकर रचना की मिश्र बंधु विनोद। तो इनके इतिहास का क्या नाम हुआ? मिश्र बंधु विनोद। तो ये पहल जो है ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ 1913 में, और इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 में। तो इसकी जो विशेषताएं थी कि इन्होंने जो है 5000 कवियों को अपने मिश्र बंधु विनोद में स्थान दिया। और क्या विशेषता है इनके इतिहास की कि 8 से भी अधिक कालखंडों में इन्होंने विभक्त किया है। साहित्य के विविध अंगों पर इन्होंने प्रकाश डाला है अपने इतिहास में, और अनेक अज्ञात कवियों को ये प्रकाश में लाए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने जो अटैच किया है मिश्र बंधु जी की जो है फोटो है, ये आप देख लीजिए, और साथ में जो है मिश्र बंधु विनोद भी है, इसका कवर पेज ये भी देख लीजिए। आगे चलते हैं। अगला जो प्रयास किया गया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं फ्रेंड्स। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ ये। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इस इतिहास के पीछे या इस इतिहास को लेकर जो दृष्टिकोण था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, वह विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि कौन सी दृष्टि इन्होंने अपनाई है इतिहास लेखन में, तो विकासवादी दृष्टि अपनाई है इन्होंने। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास 4 कालखंडों में विभक्त किया। तो इन्होंने पूरे साहित्य अर्थात 900 वर्षों का इतिहास इन्होंने लिया और उसको जो है अलग अलग 4 खंडों में विभक्त कर वर्णन किया, जिससे कि ये सरल हो गया। नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी वो ये है कि पूरे भक्ति काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा, जो कि दार्शनिक एवं धार्मिक आधार के लिए सही साबित हुआ या धार्मिक आधार पर उसको प्रतिष्ठित किया। तो पूरे भक्ति काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा, ये भी एक इनके इतिहास की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस तरह से हमने संक्षिप्त रूप में आज ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पिक्चर है, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसका जो है कवर पेज भी लगाने का प्रयास मैं कर पाई हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास की विशेषताएं, और देखिए साथ में ही मैंने इनका फोटो और इनका जो इतिहास है उसकी जो इमेज है वो लगाई है, आप देख लीजिए इसको।